बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंगस्टर मामले में चार्जशीट तैयार हो गई है। चार्जशीट में इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम भी शुमार है। पुलिस का दावा है कि गुर्गे करते थे विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा और आरोपी रिजवान विवादित कामों में पैसा लगाता था। ये भी जानकारी। आरोपी शौकत अली पैसों का मैनेजमेंट किया करता था, पुलिस ये बता रही है। पुलिस ने इरफान को गैंग लीडर बताया और रिजवान समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया था। रतीश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रतीश, और क्या है चार्जशीट में? देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, इजराइल आटेवाला और शौकत अली, इन 5 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया था। इरफान सोलंकी को इसमें गैंग का लीडर बताया गया था। पुलिस केस को जल्दी फाइल करना चाहती है। जो खबर है उसके मुताबिक चार्जशीट तैयार कर दी गई है और अब इसको जल्द से कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस ने जो दावा किया है उसमें ये कहा गया है कि विवादित प्रॉपर्टी इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के दम पर, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके दम पर विवादित प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, कब्जा किया जाता था और उसके बाद इरफान का भाई रिजवान विवादित कामों में रुपए लगाता था और जिसका मैनेजमेंट शौकत अली के जरिए करता था। यानी पूरे गिरोह बंद होकर के ये काम किया जा रहा था और इससे काफी धन और संपत्ति को अर्जित किया गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अखिलेश यादव आज तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली होनी है। खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। केसीआर की रैली में विपक्ष के कई नेता मौजूद रहने वाले हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी होगी मौजूदगी। तेलंगाना में केसीआर की रैली होनी है आज और इस रैली में अखिलेश की मौजूदगी है। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली और कांति वेलुगु के दूसरे फेज की शुरुआत आज होने जा रही है, जिसमें अखिलेश रहेंगे। केसीआर की इस रैली में विपक्ष के कई नेता बताए जा रहे हैं और भी अलग अलग दलों के नेता इस रैली का हिस्सा आज बनने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की मोर्चाबंदी से आप कह सकते हैं। अखिलेश यादव सीएम केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। मिशन 2000 की ये तैयारी साफ तौर से नजर आ रही है। विपक्षी दलों के तमाम बड़े चेहरे आज इस रैली में नजर आने वाले हैं। देखिए, अखिलेश का दक्षिण से उत्तर चैलेंज क्या है, समझाते हैं आपको। केसीआर की रैली में होंगे अखिलेश यादव शामिल, ये जान लीजिए आप, और साथ ही केसीआर के साथ नए समीकरण साधेंगे अखिलेश यादव, ये उनकी कोशिश होगी। 24 से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारी करते हुए अखिलेश यादव और साथ ही विपक्ष के और भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। केसीआर के साथ कई बार अखिलेश दिख चुके हैं, ये आप जानते हैं, कई बार उनके साथ उनकी मौजूदगी दिखी है। खम्मम में कांति वेलुगु की शुरुआत करेंगे केसीआर, आज इसकी शुरुआत होने जा रही है और साथ ही बीआरएस करने के बाद केसीआर की पहली ये जनसभा है। खम्मम में कांति वेलुगु की शुरुआत करेंगे केसीआर आज के दिन और बीआरएस करने के बाद अपनी पार्टी का नाम, केसीआर की ये पहली जनसभा है। एक मंच पर नजर आएंगे विपक्षी दलों के नेता, कौन कौन होंगे ये भी आप जान लीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी भी रहने वाली है। पंजाब के सीएम होंगे भगवंत मान, वो भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। केरल के सीएम पी विजयन भी इस रैली का हिस्सा बनने वाले हैं और सभी पर निगाहें टिकी होंगी। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की मोर्चाबंदी ये साफ तौर से समझ में आ रही है। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं तेलंगाना के खम्मम। वहां से मेरे साथी आशीष जुड़ चुके हैं। वहां पर किस तरीके से रैली की तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से एक साथ सभी चेहरे दिखाई देंगे। आशीष, क्या जानकारी आज की होने वाली रैली को लेकर? जी देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो कल शाम अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के मंत्री हैं तलसानी श्रीनिवास यादव, उन्होंने अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से उनके निवास स्थान हैदराबाद में, उनके निवास स्थान जिसको प्रगति भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मुलाकात करेंगे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद अखिलेश के अलावा आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये भी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे। उनके बाद ये चारों मुख्यमंत्री, केसीआर सहित ये 3 मुख्यमंत्री और कुछ अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर से 2 हेलीकॉप्टर से यदाद्री भुवनगिरी जिले में यदाद्री भुवनगिरी मंदिर पहुंचेंगे। ये भगवान वेंकटेश्वर का बहुत ही बड़ा प्रख्यात मंदिर है, जिसको करीब 1600 करोड़ के लागत से तेलंगाना सरकार ने पुनर्निर्माण करवाया। वहां पर पूजा अर्चना
योजना के बाद ये सारे नेता खम्मम पहुंचेंगे। खम्मम में इनके 3 कार्यक्रम हैं। 2 कार्यक्रम सरकारी हैं। पहला कार्यक्रम है खम्मम में नए कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, जहां पर चारों मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके अलावा आंखों के ऑपरेशन की जो तेलंगाना सरकार की स्कीम है, जिसको कांति वेलुगु कहा जाता है, उस स्कीम का सेकेंड फेज का लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उनके अलावा ये तीनों मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे और करीब 2 बजे ये सारे नेता जो बीआरएस भारत राष्ट्र समिति की जो मेगा रैली होने वाली है उसके लिए सभा स्थल पर पहुंचेंगे। जाहिर तौर पे अगर हम इस पूरे जमघट को देखें, इन क्षेत्रीय नेताओं के इकट्ठा होने को देखें, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है 2024 से इलेक्शन से पहले। 2023 के दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने, 2024 के मध्य में लोकसभा के चुनाव होने, और उससे पहले इन क्षेत्रीय दलों का जमघट कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे एक नए राजनीतिक समीकरण का इशारा करता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ तो उसमें भी वहाँ शामिल हुए थे, उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और अखिलेश यादव और केसीआर के बीच में हमेशा से एक अच्छी संबंध रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, दोनों एक दूसरे से को सपोर्ट करते रहे। कि अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, भगवंत मान की बात करें, तो भगवंत मान हाल ही में दिसंबर के महीने में ही हैदराबाद आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी के चंद्रशेखर राव से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के साथ टीआरएस के संबंध रहे। और इस तरीके से ये जो जमघट है, और खास तौर पे इस पूरे जमघट में लेफ्ट के नेताओं का शामिल होना, पिनरई विजयन है, डी राजा है, इनका शामिल होना एक नए समीकरण को इशारा करता है। के चंद्रशेखर राव का पूरा ये प्रयास है कि वो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक गठबंधन बनाकर लोगों के सामने 2024 के चुनाव में जाएं। बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा में आशीष अखिलेश यादव का शामिल ना होना और तेलंगाना जाकर के केसीआर की रैली में उनका शामिल होना, ये क्या दर्शाता है और ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? देखिए, केंद्रीय राजनीति में पैठ अपनी जमाने के लिए ये मूव अखिलेश यादव की तरफ से देखा जा रहा है। आशीष, जाहिर तौर पे अगर हम अखिलेश के और कांग्रेस के संबंधों की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू होती है। तेलंगाना में करीब वो 15 दिन के करीब राहुल गांधी रहते हैं। हैदराबाद शहर में वो 3 दिन बिताते हैं। इस दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति उस यात्रा से दूर रहती है। यहाँ पर कांग्रेस को मुख्य विपक्ष माना जाता है, तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियाँ साथ इकट्ठा नहीं हो सकती थे। अखिलेश ने अभी जब उत्तर प्रदेश में राहुल की यात्रा थी उससे अपने आप को दूर रखा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने 21 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बोला है कि 30 जनवरी को जो रैली होने वाली है, सभा होने वाली है राहुल गांधी की यात्रा से संबंधित, उसके लिए 21 राजनीतिक दलों को बुलाया गया, जिसमें अखिलेश का नाम तो शामिल है, लेकिन उसमें के चंद्रशेखर राव बीआरएस का नाम शामिल नहीं है, उसमें अरविंद केजरीवाल उनका नाम शामिल नहीं है, उसमें वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वाईएस कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम शामिल नहीं है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये जो जमघट है कांग्रेस को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या उस यात्रा में शामिल होंगे, इस रैली में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि वो देखेंगे। तो जाहिर तौर पे अखिलेश ने अपना रुख कांग्रेस के लिए साफ नहीं किया। वहीं ये जो गैर कांग्रेसी नेता हैं, केसीआर है, केजरीवाल है, डी राजा है, पिनरई विजयन है, इन लोगों ने एक मंच को साझा कर कांग्रेस को भी मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक है आशीष, गैर कांग्रेसी नेता जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये भाजपा के लिए तो एक संदेश है ही, लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की यहाँ से कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आशीष आपका पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जनवरी को होगी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए मंथन पर इसमें चर्चा, जो फैसले लिए गए हैं, जो मंथन अभी कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है, उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। देखिए, कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। 24 के जीत प्लान पर यह मंथन किया जाएगा। 22 जनवरी को लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन मसलों पर चर्चा हुई है, उनकी जानकारी यहां पर विस्तार से दी जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय रणनीति पर भी काम की शुरुआत होगी। जिस तरीके से रणनीति सेट की गई है, रणनीति बनाई गई है 2024 को लेकर, उसी पर आगे काम किया जाएगा, उसी पर बढ़ने की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय एजेंडे को पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, ये भी जानकारी है।
और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है कल, और अब जिन एजेंडों पर वहां चर्चा हुई होगी उन एजेंडों के बारे में अधिकारियों को, पदाधिकारियों को विस्तार से बताया जाएगा। शैलेश मेरे साथी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, 22 तारीख बताई जा रही है जब ये कार्य समिति की बैठक होने वाली है, क्या इसमें रहेगा इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से जो दिल्ली में फैसले लिए गए, दिल्ली में जिन एजेंडों पर चर्चा की गई, उसी के बारे में यहाँ पदाधिकारियों को जानकारी साझा की जाएगी, उनको बताया जाएगा? शैलेश, निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें मंथन किया गया जब सभी चुनावी राज्यों का, तो लोकसभा की जब बात आई तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फोकस में था। इसकी बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और भाजपा की अगर स्थिति देखें वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है पिछले कई चुनाव से। ऐसे में पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा है। अब 22 तारीख को जो प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, देखिए बता दें वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में की जाएगी। उसके पीछे बड़ी वजह है कि जो कार्य समिति की बैठक होगी इसमें सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसे में बड़ी जगह चाहिए क्योंकि हर स्तर तक इसकी जो जानकारी है, यानी प्रदेश की जो कार्य समिति है, प्रदेश के जो पदाधिकारी वहां से लेकर और नीचे तक पहुंचे, इसलिए ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और एक और जानकारी देखिए जो अभी सामने आ रही है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए सोर्सेज की माने तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो लखनऊ से सांसद भी हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों लोगों से वक्त भी मांगा जा रहा है कि वो लोग इस बैठक में शामिल हो। तो अब ये भी देखना होगा कौन इस बैठक की आगे आकर शामिल होता है, क्योंकि इससे पहले 20 तारीख को अगर आप देखें तो गाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो है JP नड्डा, उनका दौरा भी लगा हुआ है। तो 22 तारीख की जो कार्य समिति की बैठक है उसमें देखिए प्लान जो 2024 है, बीजेपी का मिशन 2024 है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। अगर 2019 के आप चुनाव को देखिए तो लगभग 1,63,000 बूथ जो थे चुनाव के, उसमें से करीब 1,24,000 बूथ पर भाजपा जो है उसने जीत हासिल की थी। 39,000 बूथ जो थे लगभग वो रह गए थे, और इनमें पार्टी का मानना है करीब 24,000 बूथ ऐसे हैं कि अगर उन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली जाए तो वहाँ पर जीत मिल सकती है। दूसरा, जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ इस तरह के हैं उनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत जताई जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर दूसरा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसके अलावा प्लान बना के आखिर कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना है, वोटर्स के बीच में जाना है, तो उसको भी आगे मैसेज, जो राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का मैसेज है उसको नीचे तक पहुंचाना। क्योंकि बीजेपी की जब बात होती है तो जो माइक्रो प्लानिंग की बात की जाती है उसके तहत नीचे के कार्यकर्ता तक, चाहे वो बूथ स्तर का हो, तो वहां तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाएगा इस बैठक के माध्यम से। जो पदाधिकारी आएंगे उनको ये मैसेज जाएगा, वो अपने नीचे मैसेज कन्वे करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में देखिए 22 तारीख की जो कार्य समिति की बैठक है इसको लेकर देखिए तैयारी भी जो है अंदर खाने जो संगठन है उसने अपनी शुरू कर दी है, और जो लोग इस बैठक के सदस्य हैं जिनको इसमें शामिल होना है, आपको बता दें सोर्सेज के अनुसार उनको मैसेज जाना भी शुरू हो गया है, क्योंकि कल ही देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन तक खत्म हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और उसके बाद कल रात में ही हम आपको बताएं, कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई पार्टी से जुड़े तो उन्होंने ये पुष्ट किया कि उन तक जानकारी आना शुरू हो चुकी है। यानी देखिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया जाएगा। 2024 की तैयारी उनको किस तरीके से करनी है, बूथ को किस तरीके से मजबूत करना है, इसी पर फोकस रहेगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है, उनके पक्ष में बयान दिया है। बर्क ने कहा कि मायावती ने कौम के लिए काम किया है, वो एक शख्सियत है और उनकी देश को जरूरत है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वर्ष 2024 के लोकसभा या विधानसभा चुनावों में अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। मायावती के इस ऐलान पर संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मायावती ने जमकर काम किया है मुस्लिमों के लिए। ओबीसी पर जुल्म ज्यादती रोकने को लेकर उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मायावती ने बिरादरी के लिए खूब काम किया, वो एक शख्सियत है और आज देश को उनकी आवश्यकता है, जरूरत है। क्या कहा है, चलिए सुनिए। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ कि सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर।
ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती और नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। तो सुना आपने सपा सांसद का मायावती राग। शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा अध्यक्ष मायावती की तारीफ की है, खूब तारीफ की। शफीकुर रहमान बर्क बोले मायावती ने अपने बिरादरी के लिए काम किया है और साथ ही मायावती एक शख्सियत है, ये उन्होंने कहा। आज देश को उनकी ज़रूरत है, ये भी शफीकुर रहमान बर्क बोले हैं। मायावती ने अपने कौम के लिए, दूसरे कौम के लिए बहुत काम किया और साथ ही ओबीसी पर जुल्म और ज्यादती रोकने के लिए मायावती की इस वक्त देश को दरकार है, ज़रूरत है, ये भी कहा है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ की और ये बात उन्होंने कही कि मुस्लिम होने के नाते मायावती के साथ वो इस वक्त खड़े हैं। देखिए, सपा के हैं सांसद और तारीफ कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।